10वीं कहानी ठग ठगा गया। गंगा शहर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा न्याय प्रिय था। उसकी सारी प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा रानी दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान न थी। शहर में एक जाट और एक मियाँ रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। जाट किसान था। गुजर-बसर के लिए खेती पर निर्भर करता था। मियाँ अपनी चतुराई के बल पर जीता था। वह हरेक को धोखा देने की कोशिश करता। हर मौके पर कोई न कोई चाल जरूर चलता। उसके पड़ोसी जाट को मियाँ का यह धंधा पसंद नहीं था। मियाँ का ख्याल था कि जाट मूर्ख है। उसे धोखा देना, ठगना आसान होगा। लेकिन जाट गहरी समझ बुझ वाला था। एक दिन की बात, दोनों साथ साथ बैठे थे। मियाँ उसे एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने लगा जो हरेक के मन की बात जान लेता था। जाट ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं। मैं भी तुम्हारे मन के अंदर छिपी बातें और इच्छाएं जान सकता हूँ। मियाँ ने कहा, चलो शर्त हो जाए। मैं कहता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। जाट बोला, हम बहुत बड़ी शर्त रखेंगे क्योंकि यह एक मुश्किल काम है। मियाँ को अपनी अक्ल पर बहुत भरोसा था। उसने जाट के खेत और उनमें खड़ी फसल के मुकाबले अपनी पूरी दौलत की शर्त बदली। जाट तुरंत तैयार हो गया। मियाँ ने कहा, बताओ मेरे मन की गहराई में क्या इच्छा छिपी हुई है। जाट बोला, भाई यह बात मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपनी बात से फिर जाओगे और हारने पर भी शर्त की रकम नहीं दोगे। दोनों ने तय किया कि वे राजा के पास जाएं, उसे सारी बात बता दें और राजा के सामने जाट मियाँ के मन में छिपी हुई इच्छा बताएं। वे दोनों राजदरबार में पहुंचे और राजा से प्रार्थना की कि वह उनके मामले को निपटा दे। राजा अपनी प्रजा के पिता की तरह था। वह तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद जाट ने कुछ ऐसा दिखाया जैसे वह अपने पड़ोसी के विचार पढ़ रहा हो। फिर बोला, हुजूर मियाँ जी की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि बहुत जल्दी इस राजसिंहासन का कोई वारिस जन्म ले। यह सुन मियाँ की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अगर वह इस बात से मना करता है तो उसे राजद्रोही समझा जाएगा और उसको या तो देश निकाला मिलेगा या फांसी। अगर वह जाट की बात को ठीक बताता है तो उसे अपनी सारी दौलत उसको दे देनी पड़ेगी। काफी सोच विचार के बाद उसने जाट की बात को ही सच कहने का फैसला किया। बोला, हुजूर जाट ने सच ही कहा है। इस तरह जाट ने शर्त जीत ली। जाट को मियाँ की सारी दौलत मिल गई। मियाँ को सबक मिल गया कि वह भविष्य में किसी को नहीं ठगेगा। अब वह एक अच्छा भला नागरिक बन गया। 11वीं कहानी, जादू की टोपी। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी। जब वह मरने लगा तो उसने तीनों बेटों को पास बुलाया। सबसे बड़े बेटे को उसने अपनी सारी जमीन और खेत दे दिए और दूसरे बेटे को सारे ढोर डंगर। इसके बाद बूढ़ा ने एक संदूक खोलकर टोपी निकाली और तीसरे बेटे को दे दी। सबसे छोटे बेटे को समझाते हुए उसने कहा कि यह टोपो उसे एक महात्मा ने दी थी। इसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता है। उम्मीद है इसकी सहायता से तुम अपनी गुजर-बसर कर सकोगे। इस तरह तीनों बेटों को समझाने बुझाने के बाद बूढ़े ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। उसकी मृत्यु के बाद तीनों भाई कुछ समय तक इकट्ठे रहे। सबसे बड़ा खेत खलिहान की देखरेख करता था। दूसरे का काम पशुओं की देखभाल करना था। वह दूध और मक्खन घर लाता था। तीसरे के जिम्मे कोई काम नहीं था। वह सारा दिन गांव में मटर गश्ती करता, गप्पे लड़ाता। उसका नाम था गुनीराम या गुनिया। चूंकि वह सबसे छोटा था इसलिए बड़े भाई उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन भाइयों की पत्नियां उससे डाह करने लगीं। वे उसे ताने मारती रहतीं।
सबसे बड़ी कहती कि वह उसके पति के खेतों की पैदावार पर मौज कर रहा है। दूसरी ताना देती कि वह उसके पति के ढोरों का मक्खन चटकर जाता है। इस शून्य तरह गुनिया का जीवन उन्होंने दूभर कर दिया। आखिर एक सुबह उसने पिता की दी हुई टोपी उठाई और हमेशा के लिए घर छोड़कर चल दिया। 5 दिन 5 रात का सफर तय करके वह एक बड़े शहर पहुंचा। वहां का राजा बड़ा न्यायी और बुद्धिमान था। उसकी रानी भी बहुत ही दयालु और सदाचारी थी और अपनी प्रजा को मां की तरह प्यार करती थी। वह सदा दुखी और परेशान लोग की मदद करने को तैयार रहती थी। चारों तरफ सुख और खुशहाली फैली थी। सब खुश थे। लेकिन उस शहर में एक जादूगर और जादूगरनी भी रहते थे। उन्होंने शहर के छोर पर एक ऊंची मीनार बनाई थी। उसी में वे दोनों रहते थे। महीने की हर अंधेरी रात को वे एक दरबार लगाते और शहर के सब तंदुरुस्त लोगों को उसमें आकर जादूगर को सलाम बजानी पड़ती। जो न आते उन्हें जादूगर सजा देता। वह अपने जादू से उनके बारे में पता कर लेता था। जादूगरनी उनमें से किसी एक को पकड़ती और अपने जादू की बुरी शक्तियों के सामने उसकी बलि चढ़ा देती। जैसे जैसे काली रात निकट आने लगी, हर कोई परेशान हो उठा। न जाने अगला शिकार कौन होगा, यही बात हरेक के दिमाग में थी। हर आदमी निराश था। रानी चूंकि न्याय प्रिय और सदाचारी थी, इसलिए जादूगर का जोर उस पर डॉट नहीं चलता था। वह जादूगर की कभी परवाह नहीं करती थी। उसने जादूगर के दरबार में कभी हाजिरी नहीं दी। इसलिए जादूगर सदा इस मौके की तलाश में रहता था कि वह रानों को कोई न कोई नुकसान पहुंचाए। एक बार उसने जादूगरनी को मालिन के वेश में सुंदर सुगंधित फूल लेकर रानी के पास भेजा। रानी ने उससे फूल खरीद लिए। जैसे ही उसने फूलों को सूंघा, जादू उसकी नाक में घुस गया और रानी की नाक लंबी होने लगी। होते होते वह 1 फुट लंबी हो गई। इसी समय गुनिया जस नगर में पहुंचा था। उस समय शाम हो गए थे। गुनिया तब शहर के कोने में खड़ी मीनार के पास पहुंचा था। वह मीनार की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। जादूगरनी ने खर्राटों की आवाज सुनी तो जादूगर से बोली, शायद मीनार में कोई घुस आया है। दोनों निकलकर ढूंढने लगे। आखिर जादूगरनी ने गुनिया को मीनार के नीचे बैठा देख लिया। उसने पंख लगाए और उड़ती हुई उसकी ओर झपटी। वह गुनिया को बलि देने के लिए पकड़ना चाहती थी। लेकिन शोर से गुनिया की नींद टूट गई और जब उसने जादूगरनी को अपनी ओर झपटते देखा तो उसने झट टोपी पहन ली और अदृश्य हो गया। जादूगरनी उड़ती गई और उसका सिर मीनार से जा टकराया। वह चकरा कर गिर पड़ी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि अगली काली रात को वह गुनिया को पकड़ ही लेगी और अगर वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो उसे गधा बना देगी। अगली सुबह गुनिया राजा के दरबार में गया। उसे पिछली शाम की घटना कह सुनाई और उससे मदद मांगी। राजा ने अपनी बेबसी बताई। वह बेचारा खुद भी मजबूर था। गुतिया राजा से अकेले में मिला। उसे चमत्कारी टोपी दिखाई और अपनी योजना बताई। यह भी बता दिया कि किस तरह रानी की बड़ी हुई नाक ठीक की जा सकती है। उसी के अनुसार राजा ने दिन में जादूगर के पास संदेश भिजवा दिया कि रात में रानी उसके दरबार में उपस्थित होगी। इसलिए जागर रानी की नाक को पहले जैसी ही बना दे। ये संदेश पाकर जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने मंत्र से रानी की नाक को फिर पहले जैसा कर दिया। जब रात हुई तो गुनिया रानी की पालकी में बैठ गया और राजा के साथ जादूगर के दरबार में जा पहुंचा। जादूगर और जादूगरनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब रानी आए और कब उन्हें सलाम करे। यह सोच सोचकर वे बड़े प्रसन्न थे और शराब पी रहे थे। जब पालकी मीनार के नीचे लाकर रख दी गई
तो जादूगर और जादूगरनी नीचे उतरे और अपने सिंहासनों पर बैठ गए। लोग उन्हें सलाम करते हुए सामने से गुजरते रहे। सबसे अंत में रानी की बारी थी। अब रानी को पालकी से बाहर आना था, लेकिन रानी के बदले गुनिया पालकी से निकला। इस बात से जादूगर और जादूगरनी लाल पीले हो गए। रानी से बदला लेने से पहले वे गुनिया को मारने के लिए झपटे, लेकिन गुनिया बड़ा ही फुर्तीला था। उसने तुरंत टोपी पहन ली और अदृश्य हो गया। फिर उसने तलवार निकालकर जादूगर की गर्दन उड़ा दी। जादूगरनी का तो मारे गुस्से के ऐसा बुरा हाल हो गया कि उसे अपने जादू ही याद नहीं रहे। वह अपने को संभाले कि उससे पहले ही गुलिया ने उसका भी काम तमाम कर दिया। इस तरह शहर को जादूगर और जादूगरनी से छुटकारा मिल गया। राजा और वहां के निवासी इस पर बहुत खुश हुए। राजा ने गुनिया को अपना प्रधान सेनापति बना दिया। गुनिया ने नगर के बाहरी भाग में एक बड़ा महल बनवाया और अपने भाई भाभियों को मिलने के लिए बुलाया। वे आए तो गुनिया का महल देखकर ठगे से रह गए। दोनों भाभियों ने अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगी। तीनों भाई मिलजुल कर आनंद से रहने लगे। 12वीं कहानी राजकुमारी फूलमदे। दूर देश में एक राजा राज करता था। वह रूपरंग में सुंदर और लंबे कद का था, फिर भी शरीर से दुर्बल था। उसकी एक बेटी थी फूलमदे। सैकड़ों राजकुमार उससे विवाह की आशा लेकर उसके महल में गए, पर कोई भी जिंदा न लौटा। इससे चारों ओर घबराहट फैल गई। फूलमदे से विवाह करने के नाम पर ही लोग कांप उठते। फूलमदे के पड़ोसी राज्य में एक बहादुर राजपूत रहता था। उसने भी राजकुमारी फूलमदे की सुंदरता के बारे में सुना। उसने निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो वह उससे शादी करके रहेगा। तैयारी करके फूलमदे से विवाह करने के लिए वह रवाना हो गया। सीकोस जाने के बाद राजपूत ने एक सन्यासी को तपस्या करते देखा। वह घोड़े से उतरा और सन्यासी की सेवा में जुट गया। एक दिन सन्यासी की समाधि टूटी तो वह राजपूत को सामने देखकर बोला, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहते हो? राजपूत ने सन्यासी को सारी बात सुनाकर सहायता मांगी। सन्यासी ने कहा, 100 कोस आगे एक दूसरा सन्यासी रहता है। वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। शायद इस मामले में वह तुम्हारी मदद कर सके। राजपूत अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अगले दिन वह दूसरे सन्यासी के स्थान पर पहुंचा। सुबह से शाम तक वह उस सन्यासी को सेवा में लगा रहा और रात को पहरेदारी करता रहा, जिससे सन्यासी बिना किसी विघ्न के सोता रहे। राजपूत की सेवा से सन्यासी प्रसन्न हो गया और उसे कोई वर मांग लेने को कहा। राजपूत ने हाथ जोड़कर उसे अपनी समस्या सुना दी। सन्यासी ने कहा, 100 कोस आगे मेरे बड़े भाई मिलेंगे, वह बहुत ही बड़े सन्यासी हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। राजपूत ने घोड़े पर जीन कसी और तीसरे सन्यासी के स्थान की ओर चल दिया। उसने उस सन्यासी की भी पूरी सेवा की। एक दिन उसने सन्यासी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो उसके सामने साष्टांग दंडवत करके अपनी बात कही। सन्यासी फूलमदे के बारे में सब कुछ जानता था। उसने राजपूत को बताया कि राजकुमारी फूलमदे पर एक जादूगर का साया है। उसके महल में प्रवेश करने से पहले घंटा बजाकर राजा को अपने आने की खबर देनी पड़ती है। बस जैसे ही घंटा बजता है, हवा में सांप और बिच्छू उड़ते हुए आते हैं और उस आदमी को मार डालते हैं। सन्यासी ने राजपूत को समझाया कि वह फूलमदे से शादी का इरादा छोड़ दे। राजपूत उसके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ दूंगा। सन्यासी राजपूत से बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसे आशीर्वाद दिया और सारी बात बताने को राजी हो गया। उसने कहा,
तुम अपने साथ एक बहुत ही महीन धागों का बुना जाल ले जाओ। राजकुमारी के महल पर जाकर घंटा बजाने से पहले 8 उस जाल को अपने चारों तरफ लगा लेना। बिच्छू और सांप उड़कर उसमें फंस जाएंगे और तुम उन्हें मार सकोगे। सन्यासी के कहे अनुसार राजपूत ने बहुत ही महीन और भेजबूत धागों का जाल तैयार करवाया और शाम को राजकुमारी फूलमदे के महल पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने अपने चारों तरफ उस जाल को लगा लिया और घंटा बजा दिया। घंटे की आवाज होते ही सांप तथा बिच्छू उड़ते आए और उस जाल में उलझ गए। राजपूत ने उन सबको मार डाला। घंटे की आवाज सुनकर राजा बाहर निकल आया। राजा बिच्छ और सांप मरे पड़े हैं और एक बाका जवान जीता जागता खड़ा है। वह इतना खुश हुआ कि मूर्छित हो गया। होश आते ही उसने राजपुरोहित को बुलवाया और फूलमदे की शादी उस बहादुर राजपूत से करवा दी। कुछ दिन तक ससुर के महल में रहने के बाद राजपूत ने उससे अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। कहा, मेरी माँ बहुत परेशान होगी, कहीं चिंता के मारे प्राण ही न छोड़ दे। राजा अपने जमाई के साथ एक सेना भेजना चाहता था, लेकिन राजपूत ने मना कर दिया। बोला, मैं एक मामूली हैसियत का आदमी हूं, मैं सेना का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अगली सुबह दोनों पति पत्नी घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। शाम को वे एक गांव में पहुंचे जहां एक तांत्रिक रहता था। उसने अपने जादू के जोर से सब कुछ जान लिया। वह राजपूत के पास जाकर कहने लगा, अरे भाई, एक सुंदर राजकुमारी को पत्नी बनाकर रखना आसान नहीं। हो सकता है तुम्हारे देश का राजा ही उसे जबरदस्ती तुमसे छीन कर ले जाए। ऐसा करो कि खचकुमारी को मेरे पास छोड़ जाओ। बदले में मैं तुम्हें एक गदा दूंगा। तुम उससे जो चाहो वही काम ले सकते हो। ठीक है, तुम राजकुमारी को रख लो, बदले में मुझे गदा दे दो, राजपूत ने कहा। गदा हाथ में लेने के बाद राजपूत ने गदा से पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? गधा बोला, तुम मेरे स्वामी हो, बस, फिर क्या था? राजपूत ने कहा, इस तांत्रिक की पिटाई करो। आदेश पाते ही गदा ने तांत्रिक को पीटना शुरू कर दिया। तांत्रिक अधमरा हो गया। अंत में वह बोला, ओ भाई, रोको, इस गदा को रोको। तुम्हारी राजकुमारी भी तुम्हें ही मुबारक हो। दोनों को ले जाओ। राजकुमारी फिर से राजपूत के पास आ गई। राजपूत और राजकुमारी फूलमदे अगली सुबह अपने देश की दिशा में आगे बढ़ चले। शाम हुई तो वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक दूसरा बहुत ही शक्तिशाली जादूगर रहता था। उसने राजपूत को फौरन अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो इस राजकुमारी को मेरे हवाले कर दो। राजकुमारी के बदले मैं तुम्हें एक रस्सी दूंगा। रस्सी में खास बात यह है कि वह बड़ी से बड़ी सेनाओं को बांध सकती है। उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार तुम सेनाओं को हराकर राजा बन सकते हो। राजपूत ने ऐसा दिखाया कि उसे राजकुमारी फूलमदे के बदले रस्सी लेना मंजूर है। जादूगर ने उसे रस्सी दे दी। रस्सी लेते ही उसने आदेश दिया, इस जादूगर को बांध लो। फिर गदा से बोला, इसकी कसकर ठुकाई करो। गदा ने जादूगर को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। उसे अपना जादूमंतर चलाने का भी होश नहीं रहा। वह राजपूत को रोक लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी राजकुमारी फूलमदे। अगली सुबह दोनों ने फिर घोड़े कसे और चल दिए। राजपूत फूलमदे के साथ शाम को अपने गांव जा पहुंचा। उसकी मां अपने बेटे भू को देखकर बहुत खुश हुई। गांव भर में खबर फैल गई कि राजपूत राजकुमारी को ब्याह कर लाया है। यह खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा ने प्रधान सेनापति को हुक्म दिया, कुछ सिपाही भेजो, वे उस राजपूत को बांधकर ले आएं। एक पालकी में राजकुमारी फूलमदे को भी बुलवा लो ताकि किसी अच्छे राजकुमार से उसकी शादी कर दी जाए। प्रधान सेनापति सैनिकों के साथ गांव पहुंचा
और उनसे राजपूत को गिरफ्तार करने को कहा। राजपूत ने गदा को उन्हें पीटने का आदेश दिया। कहने की देर थी कि गदा ने सेनापति और सैनिकों को मार मार कर बेहाल कर दिया। राजपूत ने उसे तभी रोका जब वे सब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब राजा ने यह सुना तो वह सारी सेना लेकर खुद गया और राजपूत का मकान घेर लिया। राजपूत के एक ही इशारे पर रस्सी ने बात की बात में राजा की पूरी सेना को बांध लिया। फिर उसकी गदा सबकी बुरी तरह खबर लेने लगी। सैनिक मारे दर्द के चीखने चिल्लाने लगे। राजा भी गदा की मार से नहीं बच सका। मौका देखकर राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बच निकला। राजपूत भी अपने घोड़े पर सवार होकर ने हते आते हाँक लिया। वह राजा का पीछा करने लगा, फिर उस द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। राजपूत जवान था और लड़ने में माहिर था। राजा उसके सामने टिक नहीं सका। राजपूत ने लड़ते लड़ते उसे घोड़े से गिरा दिया। राजा समझ गया कि राजपूत बहुत ही शक्तिशाली है। वह उसे अपना आधा राज्य देने पर राजी हो गया। राजपूत राजा बन गया और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। वह बहुत दिन सुख से जिया। 13वीं कहानी अक्ल बिकाऊ है। एक ब्राह्मण था। वह बड़ा विद्वान और चतुर था। कोई उसकी बुद्धिमानी की बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता। एक दिन वह ब्राह्मण भी अपने पीछे एक बेटा छोड़कर चल बसा। विद्वत्ता और चतुराई में लस का बेटा अपने पिता से किसी भी तरह पीछे न था और कोई दूसरा काम धंधा न देख उसने अक्ल बेचने की एक दुकान खोल ली। दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, यहाँ अक्ल बिकती है। चूंकि उसकी दुकान बड़े बाजार के बीचों बीच थी, इसलिए बाजार में आने वाला हर आदमी उस दुकान के सामने से जरूर गुजरता था। एक दिन किसी अमीर महाजन का बेटा वहां से जा रहा था। उसका नाम धन्ना था। दुकान का नाम पढ़कर वह उत्कंठित हो उठा। दुकान में गया। उसने ब्राह्मण के बेटे से पूछा कि यहाँ किस तरह की अक्ल बिकती है और उसकी कीमत क्या है। ब्राह्मण ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। धन्ना ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? ब्राह्मण बोला, भाई 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इस पर धन्ना ने रुपया दे दिया और बदले में ब्राह्मण ने एक कागज यह लिखकर उसे दे दिया, जहां 2 बड़े आदमी लड़ झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना बेवकूफी है। जब धन्ना घर वापस पहुंचा तो उसने वह कागज पिता को दिखाया। पिता ने कागज पढ़ा तो गुस्से से लाल पीला हो उठा। बेटे को गालियां देने लगा कि वह ब्राह्मण से ठगा गया। पिता तुरंत ब्राह्मण की दुकान में पहुंचा। उसे कागज लौटाकर बोला, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। ब्राह्मण रुपया लौटाने को राजी हो गया। उसने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। साहूकार के वादा करने पर ब्राह्मण ने रुपया वापस कर दिया। उस जगह राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा और दोनों रानियां बाजार से जाते समय एक जौहरी की दुकान के सामने से गुजरे। दोनों रानियों को दुकान में रखा एक सुंदर बाजूबंद पसंद आ गया। उन्होंने तय किया कि महल में जाते ही अपनी दासियों को भेजकर उस बाजूबंद को मंगवा लेंगी। महल में पहुंचते ही दोनों रानियों ने अपनी अपनी दासी को बाजूबंद खरीदने जौहरी की दुकान पर भेज दिया। संयोग से दोनों दासियां साथ साथ जौहरी की दुकान में पहुंचीं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की दासी हूं, इसलिए बाजूबंद में ले जाऊंगी। दूसरी रानी की दासी का कहना था कि राजा उसकी मालकिन को ज्यादा चाहते हैं, इसलिए बाजूबंद खरीदने का अधिकार उसी को है। इस तरह दोनों दासियां आपस में लड़ने लगीं। उस समय धन्ना भी वहां था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। जब लड़ाई से फैसला नहीं हुआ
तो दोनों कहने लगीं कि वे अपनी अपनी रानी से शिकायत करेंगी। जब वे महल लौट रही थीं, दोनों ने ही धन्ना को वहां बैठे देख लिया। उन्होंने उससे कहा, यहाँ जो कुछ हुआ है तुम उसके गवाह रहना। दोनों दासियों ने अपनी अपनी रानी के पास जाकर एक दूसरी की शिकायत कर दी। सुनते ही दोनों रानियां आग बबूला हो उठीं और साथ साथ राजा के पास पहुंचीं। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। कहा कि धन्ना साहूकार उस समय वहीं मौजूद था, उसे गवाही देने के लिए बुलाना चाहिए। राजा ने कहा, मैं कल तुम्हारे झगड़े का निपटारा करूंगा। और फिर धन्ना को गवाही के लिए बुला भेजा। जब धन्ना को पता चला कि उसे राजा के सामने गवाही देनी पड़ेगी, तो वह और उसका बाप बहुत परेशान हुए। उनकी समझ में न आया कि क्या करें। आखिर दोनों उस अक्ल बेचने वाले ब्राह्मण के पास पहुंचे। उससे माफी मांगी और कहा, इस मामले में हमारी मदद करो। ब्राह्मण ने कहा, भाई, मदद देने से मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन अब जो अक्ल मैं तुम्हें दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपये है। धन्ना के बाप ने तुरंत 5,000 रुपये निकाल कर दे दिए। ब्राह्मण ने बताया कि जब राजा धन्ना को गवाही के लिए बुलाए तो वह पागलपन का नाटक करे और इस तरह दोनों रानियों में से किसी के भी विरुद्ध कुछ भी न कहे। अगले दिन जब दरबार में धन्ना का नाम पुकारा गया कि वह पागलपन का नाटक करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया। कहा, भला एक पागल की गवाही पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। गवाही के अभाव में राजा ने दोनों रानियों से कहा कि वे अपनी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा शुरू किसने किया। बड़ी रानी को राजा का फैसला सही लगा, लेकिन छोटी रानी ने इस बात का बहुत बुरा माना। वह धन्ना और उसके पिता पर तो एकदम नाराज हो गई। वह सोच रही थी कि उन दोनों के कारण ही उसे राजा के सामने नीचा देखना पड़ा। जब धन्ना के पिता को पता चला कि छोटी रानी उससे खुश है, तो वह अपने परिवार की सुरक्षा धारा के लिए चिंतित हो उठा। इस मामले को लेकर वह फिर ब्राह्मण के पास सलाह मांगने गया। ब्राह्मण ने कहा कि इस सलाह की कीमत 10,000 रुपये होगी। 10,000 रुपये मिलने पर ब्राह्मण ने साहूकार को राय दी, तुम वह बाजूबंद खरीदकर छोटी रानी को भेंट कर दो। इससे छोटी रानी खुश हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी उसकी आंखों में ऊंची हो जाएगी। साहूकार जौहरी के पास गया और वह बाजूबंद 1,00,000 रुपये में खरीद लिया। इस तरह 1 रुपये की अक्ल खरीदने से इनकार करने पर साहूकार को 1,00,000 से ऊपर रुपए खर्च करने पड़े। इसके बाद उस ब्राह्मण का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी दुकान पर अक्ल खरीदने वालों की भीड़ लगी रहने लगी। उसके दिन आराम से कटने लगे। 14वीं कहानी, राजकुमार रिसालू। सरदार शहर में एक राजा राज करता था। उसकी सुंदर रानी के एक लड़का था, रिसालू कुंवर। राजा के दरबारियों में 3 आदमी ऐसे थे जिन्हें कुंवर से बहुत ही स्नेह था। उनमें से एक को लंबे पैरों वाला कहकर पुकारा जाता था। वह इतना तेज चलता था कि भागता हुआ घोड़ा भी उसे नहीं पकड़ सकता था। दूसरे को लोग खराब आंख वाला कहते थे, लेकिन वह भविष्य को किसी तस्वीर की तरह साफ साफ देख सकता था। तीसरे का नाम था अंधाधुंध तीरंदाज। फिर भी तीर का निशाना लगाने में माहिर था। वह अपने तीर से फूल पराग के एक कण को भी बेध सकता था। एक बार रानी बीमार हो गई। काफी इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अपनी मां की मृत्यु से राजकुमार के मन पर गहरी चोट लगी। एक सुबह वह उन 3 दरबारियों के साथ लंबे सफर पर निकल पड़ा। बरसात का मौसम था। सब तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ था। लंबे पैरों वाला, खराब आंखों वाला और अंधाधुंध तीरंदाज, इन तीनों के साथ जाते हुए राजकुमार ने एक बड़े चूहे को देखा जो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज था। चूहा जब भी बाहर निकलने का प्रयत्न करता, लहरें उसे खींच लेतीं।
चूहे की यह दशा देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया। अपने धनुष की सहायता से उसने चूहे को पानी से बाहर निकालकर सूखी जमीन पर छोड़ दिया। होशहवास दुरुस्त होने पर चूहे ने कहा, राजकुमार, मैं चूहों का राजा हूँ। तुमने मेरी सहायता करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि हर चूहा तुम्हारी मदद करे। थोड़ा और आगे जाने पर राजकुमार ने देखा कि पानी के बीच थोड़ी सी ऊंची जगह पर चींटियों के झुंड जमा थे। पानी अब भी चढ़ता जा रहा था। राजकुमार ने देखा कि अगर पानी 1 इंच में और चढ़ गया तो सारी चींटियां पानी में बह जाएंगी। राजकुमार ने तीनों दरबारियों से कहा कि वे पत्ते इकट्ठे करके उन्हें पानी पर तैरा दें। उन पत्तों की सहायता से चींटियां तैरकर सूखी जमीन पर आ गईं। चींटियों की रानी ने राजकुमार रिसालू से कहा, राजकुमार, तुमने हमारी बस्ती को डूबने से बचा लिया। अब से सारी चींटियां तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। अगले दिन राजकुमार चंद्रशहर नामक नगर में पहुंचा। वहां का शासन एक क्रूर और दुष्ट राजा के हाथ में था। उसकी एक सुंदर कन्या थी, चंद्रावती। राजकुमारी चंद्रावती की उम्र शादी के योग्य हो गई थी, लेकिन राजा ने उसकी शादी के लिए असंभव शर्तें रख दी थीं। उन शर्तों को पूरा करने वाला आदमी ही चंद्रावती से शादी कर सकता था। इससे पहले 99 राजकुमार चंद्रावती से शादी करने आए थे, लेकिन वे शर्तें पूरी नहीं कर सके। नतीजा यह हुआ कि उन्हें चक्की के पाटों से जोत दिया गया था और वे राजा के घोड़ों के लिए मक्का पीसा करते थे। जब रिसालू कुंवर ने उन लोगों की ऐसी हालत देखी तो उसका मन दया से भर उठा। उसने उसी समय प्रण कर लिया कि वह चंद्रावती को जीतकर इन सभी राजकुमारों को छूटकारा दे देगा। वह राजदरबार में पहुंचा। कहा, मैं सरदार, शहर का राजकुमार हूं। चंद्रावती से विवाह करने आया हूं। राजा ने देखा कि रिसालू कुंवर बड़ा सुंदर सजीला नौजवान है। मन ही मन उसे राजकुमार से हमदर्दी हो गई। उसने राजकुमार से कहा, अच्छा हो कि तुम राजकुमारी से विवाह का इरादा छोड़ दो। अगर तुम शर्तें पूरी न कर सके तो चक्की के पाटों में जुटने वाले राजकुमार 100 हो जाएंगे। इस पर रिसालू कुंवर ने कहा, मैं इन बातों से जरा भी नहीं डरता। राजा ने पहला काम बताया। हिमालय की घाटी में एक सुंदर झील है। उसमें सुनहरी कुमुदिनी के फूल खिलते हैं। तुम्हें एक ही रात में वहां से एक फूल तोड़कर सूरज को पहलो किरण के धरती पर उतरने तक लौट आना होगा। जब शाम ढल गई तो रिसालू कुंवर ने अपने दरबारियों से सलाह की। खराब आंखों वाले दरबारी ने तुरंत यह देख लिया कि वह झील ठीक किस स्थान पर है। उसने लंबे पैरों वाले दरबारी को झील तक पहुंचने का ठीक ठीक रास्ता बता दिया। लंबे पैरों वाला दरबारी आधी रात बीतने से पहले ही झील पर पहुंच गया और एक कुमुदिनी तोड़कर लौटने लगा, लेकिन थकान के कारण वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। समय तेजी से बीतता जा रहा था। राजकुमार और बाकी दोनों दरबारी व्याकुल हो उठे। फिर खराब आंखों वाले दरबारी ने जो ध्यान से देखा तो लंबे पैरों वाले को पेड़ के नीचे सोता हुआ पाया। उसने अंधाधुंध तीरंदाज को सही दिशा बताई। अंधाधुंध तीरंदाज ने निशाना साधकर ऐसा तीर छोड़ा जो सनसनाता हुआ लंबे पैरों वाले के कान के पास से गुजरा। तुरंत उसकी नींद टूट गई। वह घबराकर उठ और बहुत तेजी से भागने लगा। भोर होने से पहले ही वह नगर में आ पहुंचा। राजकुमार ने सूर्य की पहली किरण निकलते ही कुमुदिनी का फूल राजा को दे दिया। दूसरे दिन राजा ने दूसरा काम बताया। सारे शहर में सरसों के बीज बिखेरे जाएंगे, फिर उन्हें धूल में मिला दिया जाएगा। तुम्हारा काम है कि सुबह होने से पहले हर एक बीज को मिट्टी में से चुन लो। शाम को रिसालू कुंवर ने चींटियों की रानी को बुलाया। उससे कहा कि राजा का बताया काम पूरा कर दो। रानी ने सारी चींटियों को आदेश दिया कि वे धरती पर पड़े सरसों के सारे दाने बीन लें।
चींटियों ने सरसों के सारे दाने चुन लिए और जमीन के अंदर अपने घरों में ले गईं। सुबह होने तक जमीन पर सरसों का एक भी दाना नहीं बचा। अगली सुबह रिसालू कुनर राज दरबार में गया और कहा, आपका बताया काम पूरा हो गया है। राजा को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसने अपना आश्चर्य प्रकट नहीं होने दिया। अब उसने राजकुमार को तीसरा काम बताया। राजा ने आंगन में गड़े 82 हाथ ऊंचे खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगली सुबह से पहले इसका चूरा बना दो। रिसालू ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से चला आया। शाम हुई तो उसने चूहों के राजा को बुलवाया। उससे कहा कि तुम सब उस खंभे को खा डालो। चूहों ने आधी रात बीतने से पहले ही उस खंभे का खात्मा कर दिया। अगली सुबह जब राजा उठा और उसने आंगन में झांका तो अचरज से देखता रह गया। वहां खंभे का नाम निशान तक नहीं था। लेकिन अभी राजकुमारी की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। राजकुमारी चंद्रावती के महल के दरवाजे पर एक जादूगर का पहरा था। वह जिस पर भी अपनी नजर डाल देता वही पत्थर बन जाता। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए रिसालू कुनर को उसी दरवाजे से गुजरना था। कुनर ने दरबारियों को बुलाकर उनसे सलाह ली। यह तय हुआ कि अंधाधुंध तीरंदाज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जादूगर को तीर से बींध देगा। उसके बाद राजकुमार दरवाजे से गुजरकर राजकुमारी के पास पहुंच जाएगा। जब सुबह हो रही थी तो खराब आंखों वाले दरबारी ने यह देख लिया कि जादूगर ठीक किस स्थान पर खड़ा है। उसने जादूगर की स्थिति अंधाधुंध तीरंदाज को बता दी। अंधाधुंध तीरंदाज ने 2 तीर चलाकर जादूगर की आंखें फोड़ दीं। वह गिर पड़ा और मर गया। रिसालू कुनर तुरंत घोड़े पर बैठा और दरवाजे में घुस गया। अंदर 1 घंटा लटक रहा था। कुनर ने घंटे पर चोट करके राजा और राजकुमारी को अपने आने की सूचना दे दी। अब इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राजा को शादी के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी। मक्का पीसने में जुटे हुए राजकुमारों को कैद से रिहा कर दिया गया। रिसालू कुनर अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ सरदार शहर जा पहुंचा। दोनों अनेक वर्षों तक सुख से रहे और फिर, जैसा कि प्रकृति का नियम है, इस संसार को त्याग कर परलोक चले गए। 15वीं कहानी, मियाँ का सफर। एक मियाँ और एक जाट दोनों पड़ोसी थे। एक दिन मियाँ ने कहा, रे जट, चल काजी हुजूर की खिदमत में 5-7 दिन लगाकर आएं, पर एक घोड़ी चाहिए। जाट ने बताया कि उसके भाई के पास 125 रुपए की एक घोड़ी बिकाऊ है। मियाँ ने कहा, तब तो घर की ही घोड़ी है। खिदमत से वापस आकर तुम्हारे भाई का हिसाब कर देंगे। जाट समझ गया कि मियाँ बिना पैसे दिए सफर करना चाहता है, पर मियाँ की बात तो माननी ही पड़ती। उसने अपने भाई से इशारा कर दिया कि वह भी पीछे पीछे चला आए। रास्ते में वह किसी घोड़े वापस करा देगा। चलते चलते शाम हो गई। आसपास कोई गांव था नहीं, तो मियाँ ने और जाट ने एक जोहड़ के पास पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। दूसरे दिन सुबह मियाँ ने जाट को हिदायत की कि वह घोड़ी को कसके तैयार करे। इतने में मियाँ शौच होकर आता है। जाट को अच्छा मौका मिला। जाट ने घोड़ी की पूंछ के पीछे के थोड़े बाल काट लिए और घोड़ी अपने भाई को देकर विदा किया। जाट पूंछ के बाल एक चूहे के बिल में दबाकर पीछे का हिस्सा पकड़कर बैठ गया, जैसे पूंछ पकड़कर खींचता हो। जब मियाँ सामने से आता दिख पड़ा तो जाट चिल्लाया, मियाँ दौड़ो, घोड़ी तो पाताल का राज लेने जा रही है। और मियाँ के पास आते आते पूंछ के बाल पकड़े हुए वह पीछे लुढ़क कर गिर गया, मानो घोड़ी की पूंछ टूटकर उसके हाथ में रह गई हो। अब दोनों आगे पैदल ही चल पड़े। दूसरी रात एक गांव में धर्मशाला में ठहरे। मियाँ ने फरमाइश की कि तुम दूध ले आओ तो हम खोर पकाएंगे। जब बीर तैयार हो गई तो मियाँ ने कहा, रे जट, अब तो तू सो जा। रात को जो अच्छा ख्वाब देखेगा वही खीर खाएगा।
जाट ने कहा, बहुत खूब, और दोनों सो गए। सुबह उठकर मियाँ ने जाट से अपना ख्वाब सुनाने को कहा। जाट ने कहा, पहले मियाँ आप सुनाओ। मियाँ ने बताया, हम तो रात को बहिश्त की सैर करने गया था, परियों का ऐसा नाच गाना देखा कि तुम वैसा कभी नहीं देख सकते। जाट ने कहा, रे मियाँ, मेरी रात तो बहुत बुरी बीती। कहीं से एक काले काले मुंह का जिंद आया और आते ही मेरी पीठ पर जोर की एक छड़ी जमाई और कहा, खीर खाओ। मैंने बड़ी आजिजी से दरख्वास्त की कि जरा मियाँ को भी तो आने दो, पर उसने मेरी एक न सुनी। छड़ी पर छड़ी जमाता गया तो मुझे जबरन खीर खानी पड़ी। मियाँ बोला, रे जट, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? मियाँ, तुम तो परियों का नाच देखने गए थे। बहिश्त से तुम्हें कैसे बुलाता? अब मियाँ जी अपनी सारी चालाकी भूल गए और सफर पर चल पड़े। 16वीं कहानी। रूप और गुण। शहर राजगढ़ में करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहता था। उसका लड़का बड़ा रूपवान था, पर बुद्धि उसकी कुंद थी। सेठ चाहते थे कि लड़के की शादी किसी गुणवती से हो जाए तो उनका घर चलता रहे। विद्यासर के धन्नुशाह की लड़की लज्जावती बड़ी गुणवती थी, पर रूपरंग में कुछ हल्की थी। करोड़ीमल और धन्नुशाह दोनों ने मिलकर अपने लड़के लड़कों का संबंध पक्का कर लिया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह हो गया। पर लड़के को अपने रूप का बड़ा गर्व था और वह अपनी स्त्री से संतुष्ट न था। वह इस खोज में रहता था कि कोई मौका मिले तो बहू को घर से निकाल दे। बहू लज्जावती जानवरों और चिड़ियों की बोली समझती थी। एक दिन रात में एक गीदड़ ने लोमड़ी को आवाज दी और कहा, नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा है। मुर्दे की जांघ में 5 रत्न हैं। मेरी बात कोई सुन रहा हो तो जाकर रत्न निकाल ले और मुर्दे को हम खा लें। लज्जावती ने गीदड़ की बात सुनी। उसने देखा उसका पति सो रहा है। वह चुपचाप उठी और नदी की तरफ चल दी। वास्तव में उनका पति अभी सोया नहीं था। उसने लज्जावती को जाते देखा तो वह भी छिपकर पीछे पीछे चल पड़ा। लज्जावती नदी में उतरकर मुर्दे को किनारे पर ले आई। जांघ चीरने को उसके पास कुछ था नहीं, इसलिए उसने अपने दांतों से जांघ चीर डाली और रत्न निकालकर घर लौट आई। उत्तका पति भी वापस आकर पलंग पर लेट गया। दूसरे दिन सेठ का लड़का सवेरे पलंग से नहीं उठा। जब दोपहर हो गया तो सेठ उसके पास आया। लड़के से पूछा, क्या बात है? लड़के ने कहा, मेरी स्त्री मुर्दे खाती है, डायन है। वह जब तक घर में रहेगी मैं उठूंगा नहीं। सेठ ने उसकी बात सुनी और विचार करके तय किया कि बहू को उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाए। उसने एक रथ किराए पर लिया और बहू को लेकर चल पड़ा। रास्ते में जब दोपहर हुआ तो सेठ ने रथ को रुकवाया और एक जोहड़ के किनारे भोजन करने बैठ गया। जोहड़ के पास सिरस के एक गांच पर 2 कौए बैठे थे। एक कौए ने दूसरे से कहा, इस गांच की जंड में सोने की मोहरों से भरा एक कलसा गड़ा है, कोई सुनता हो तो उसे निकाल ले। लज्जावती ने उसकी बात सुनी तो चिल्लाकर बोली, अरे दुष्टो, एक गीदड़ ने तो मेरा घर छुड़वा दिया, अब तुम और क्या चाहते हो? सेठ ने बहू की बात सुनी तो चकित होकर पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? बहू लज्जावती पहले तो चुप रही, फिर उसने सारी बात ससुर को बतला दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस गांच की जड़ खोद डाली और वहां पर गड़ा हुआ सोने की मुहरों से भरा कलसा निकाल लिया। बहू को लेकर सेठ घर वापस आ गया। घर आकर बहू ने अपने कमरे से निकालकर 5 रत्न भी सेठ को दे दिए। सेठ ने लड़के को बहुत धिक्कारा और लज्जावती का बड़ा सम्मान किया। अब लज्जावती आनंद से रहने लगी। सेठ का लड़का भी उसका आदर करने लगा। 17वीं कहानी। यार और मित्रौलिया। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे मित्र कितने हैं? बीरबल ने कहर, हुजूर मेरे यार भी हैं, मित्र भी हैं और मित्रोलिया भी हैं।
बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ और बीरबल से पूछा, यह यार मित्र और मित्रोलिया क्या होता है? हमें भी दिखाओ। एक दिन में तीनों नहीं दिखाए जा सकते हैं। बीरबल ने कहा, आपको उन्हें देखने के लिए 3 दिन भेष बदलकर चलना होगा। राजा राजी हो गया। बड़ी उत्सुकता से बादशाह ने शाम तक का समय निकाला। जरा अंधेरा पड़ते ही उसने बीरबल को बुलाया। बादशाह ने भेष बदला और दोनों महल से निकल पड़े। बीरबल बादशाह को धन्नाशाह सेठ के घर ले गया। सेठ ने बीरबल को देखते ही बड़ा सम्मान किया। उसे और उसके साथी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। खातिर के लिए उसने शरबत और पान मंगाए। बीरबल उदास मुंह करके बैठा रहा। उसने न तो शरबत छुआ न पान ही लिया। धन्नाशाह को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने उदासी का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, मुझसे कुछ गलती हो गई थी। बादशाह ने मुझे दूसरे दिन सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया है। आप कुछ मदद करें तो शायद छुटकारा हो जाए। बीरबल की बात सुनते ही धन्नाशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कितने ही बहाने बनाए और उनको जल्दी ही वहां से उठा दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, धन्नाशाह मेरा मित्र रोलिया है। दूसरे दिन मैं आपको यार मिलाऊंगा। अगले दिन जब शाम हुई तो बीरबल और बादशाह भेष बदलकर फिर महल से निकले। बीरबल बादशाह को रत्ना शाह के घर ले गया। रत्ना शाह ने भी दोनों मेहमानों की बड़ी खातिर की, पर बीरबल पहले दिन की तरह ही मुंह लटकाए बैठा रहा। रत्ना शाह के पूछने पर वही पहले दिन वाली बात दोहरा दी। बादशाह ने नौकर को पुकारकर खजाना रक्षक को बुलाने का हुक्म दिया और बीरबल से बोला, मेरा सारा खजाना हाजिर है। बादशाह को अगर अच्छा नजराना देकर तुम छूट सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बीरबल ने शाह को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, मौका लगा तो मैं आपके खजाने का जरूर फायदा उठाऊंगा। शाह के घर से जब दोनों बाहर आए तो बीरबल ने बताया, रत्नाशाह मेरा मित्र है। तीसरा दिन भी बादशाह ने बड़ी उत्सुकता से बिताया। आगे वह क्या करेगा यह देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। शाम होते ही उसने बीरबल को याद किया। बीरबल ने कहा, यार से मिलने जरा देर से जाना होगा। जैसे जैसे रात होती गई बादशाह की उत्सुकता बढ़ती गई। करीब आधी रात को बीरबल बादशाह को लेकर बाहर निकला और जाकर जगनिया मीना का दरवाजा खटखटाया। जगनिया ने नींद में ऊँघते ऊँघते आकर दरवाजा खोला और खोलते ही चौकन्ना हो गया। आधी रात को बीरबल उसके घर आपिर क्यों आया? वह चकित रह गया। आवभगत से वह बीरबल और उसके साथी को भीतर ले गया और अपनी स्त्री को हुक्म दिया कि तुरंत बीरबल को खिलाने के लिए चूरमा तैयार करे। बीरबल पहले दिनों की तरह ही उदास होकर बैठ गया। जगनिया से पूछने पर उसने वही पहली वाली बात दोहरा दी। बादशाह के दरबार में शेरखां नामक पठान बीरबल से बहुत चिढ़ा करता था और आए दिन वह बादशाह के सामने बीरबल की चुगली खाया करता था। बीरबल उससे बदला लेने का मौका देखता था। जगनिया ने जब पूछा कि तुम्हें सूली पर चढ़ाने का हुक्म बादशाह ने किसे दिया है, तो बीरबल ने बताया कि सुबह 5 बजे शेरखां अपने सिपाहियों को लेकर आएगा और उसे पकड़कर ले जाएगा। जगनिया ने बीरबल को बताया, मुझे थोड़ी देर के लिए जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। चूरमा तैयार होते होते मैं आ जाऊंगा और सब मिलकर चूरमा खाएंगे। सूली की अभी से क्या फिक्र है, कल की बात कल देखी जाएगी। इतना कहकर जगनिया घर से निकला। बीरबल ने बादशाह से माफी मांगी कि उसने बादशाह के एक छोटे सिपह सालार की शिकायत कर दी। कुछ देर बाद जगनिया लौटा तो कपड़े में लपेटी उसके हाथ में कोई चीज थी। जगनिया ने कपड़े में से निकालकर शेरखां का सिर सामने रख दिया। बीरबल ने बादशाह को बताया, इसे यार कहते हैं। 18वीं कहानी भाग्य की रेखा। दलेलगढ़ में विक्रम सिंह नाम का राजा राज्य करता था।
उसका राजपुरोहित बड़ा विद्वान और चतुर था। राजा उसका बहुत सम्मान करता और बिना उससे पूछे कोई काम न करता। राजा के कोई पुत्र न थे, इसलिए राजा सदा चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने पुरोहित से पूछा कि वह भाग्यगणना करके बतावे कि उसके संतान होगी या नहीं। पुरोहित ने हिसाब लगाकर बताया कि संतान का लेखा है, पर संतान का भविष्य उज्जवल नहीं है, लेकिन बुद्धिमान आदमी भविष्य को भी ठीक कर सकते हैं। कुछ समय बाद राजा के पहला पुत्र पैदा हुआ। राजपुरोहित रात को छिपकर महल के दरवाजे पर बैठ गया। जहां बैमाता रात को राजपुत्र के भाग्य की रेखा खींचकर आई तो राजपुरोहित ने उसे पकड़ लिया और पूछा, बताओ बालक के भाग्य में क्या लिखा है? जब तक बताओगी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैमाता ने कहा, राजकुंवर शिकारी बनेगा, पर उसे एक से ज्यादा शिकार नहीं मिलेगी। पुरोहित यह बात बिना किसी को बताए अपने घर आ गया। समय पाकर राजा के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। राज पुरोहित फिर छिपकर बैठ गया और वैमाता उसकी भाग्य रेखा खींचकर जाने लगी तो उसे पकड़ लिया। बोला, बताओ इस बालक का भविष्य क्या होगा? वैमाता ने कहा, यह राजकुमार लकड़हारा बनेगा, पर उसे एक बोझ लकड़ी से ज्यादा नहीं मिलेगी। राजपुरोहित ने यह बात भी गुप्त रखी। दोनों कुंवर बड़े हुए, हथियार चलाए सीखा, विद्या पढ़ी। खजा बूढ़ा हो चला तो हठात एक दिन पास के राजा ने दलेलगढ़ पर हमला कर दिया। दोनों राजपुत्र छिपकर भाग गए और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। बड़ा लड़का रोज शिकार को निकलता, पर उसे एक शिकार से ज्यादा न मिलता। दूसरा लड़का सवेरे कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और शाम तक एक गट्ठर लकड़ी ही जमा कर पाता, फिर उसे पास के शहर में बेच आता। इस तरह दोनों भाई अपना गुजर बसर करते। राजपुरोहित ने सोचा कि बैमाता का लेख कभी झूठा नहीं हो सकता। अब मुझे अपनी बुद्धि लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। वह अपने घर से निकल पड़ा और खोजते खोजते दोनों भाइयों के पास जंगल में पहुंच गया। दोनों भाई पुरोहित को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बड़ी आवभगत की। जो भी रूखा सूखा उनके पास था, उन्हें खिलाकर रात को पुरोहित के पास बैठे। पुरोहित ने बड़े लड़के से कहा, तुम रोज शिकार पर तो जाओ, पर हर एक जानवर को मत मारो। प्रण कर लो कि तुम मदमस्त हाथी का ही शिकार करोगे और उसके मस्तक से गजमोती निकाल लोगे। राजपुरोहित ने दूसरे लड़के से कहा, तुम प्रण करो कि सिवा चंदन के और कोई भी लकड़ी नहीं काटोगे। दोनों राजपुत्रों ने उसकी बात मान ली। अब बैमाता को बड़े लड़के के लिए रोज एक मदमस्त हाथी जुटाना पड़ता। लड़का उसके मस्तक से गजमोती निकालकर बेच देता। छोटा उड़का केवल चंदन की लकड़ी काटता। बैमाता उसके लिए चंद की व्यवस्था करती। इस तरह दोनों भाइयों के पास कुछ ही समय में काफी संपत्ति जमा हो गई। बैमाता रोज बड़े राजकुमार के लिए हाथी और छोटे के लिए चंदन की व्यवस्था करते करते हैरान हो गई। एक दिन तंग आकर वह राजपुरोहित के पास पहुंची। उससे सारी बात कही और संकट दूर करने के लिए प्रार्थना की। राजपुरोहित ने इस दूर करने का एक ही उपाय है और वह कहा, इस संकट को करने यह कि बड़े भाई का राजतिलक हो जाए। बैमाता को यह बात माननी पड़ी और उसने राजकुमारों की भाग्यरेखाएं बदल दीं। दोनों भाइयों के पास काफी दौलत हो गई थी। उन्होंने अपनी फौज बना ली और दलेलगढ़ पर धावा बोल दिया। राजकुमारों की फतह हुई और बड़ा लड़का गद्दी पर बैठा। छोटा भाई भी उसके साथ रहने लगा। दोनों का जीवन आनंद से बीतने लगा।